हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। आज के एडिटोरियल में डिस्कशन है प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल विजिट के बारे में, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो टाइटल है वो भी आप देख पा रहे होंगे कि सिंबोलिज्म एंड बियॉन्ड। सिंबोलिज्म आपको मालूम होगा कि इंडिया नेपाल के जो रिलेशन है उनके बीच में कहीं ना कहीं एक कल्चरल इंटीग्रिटी है, और उस कल्चरल इंटीग्रिटी को एक सिंबोलिज्म के नाम से देखा जाता है कि भाई जो बौद्ध वहाँ के जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, और फिर उन्होंने अलग अलग जगह जाकर इस चीज़ का प्रचार किया। अगर हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से भी देखा जाए तो भी हम लोगों के टाई हैं। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध पर क्यों ध्यान दिया गया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि चीन ने जब नेपाल के अंदर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की थी तो उसने बौद्ध धर्म के लिए प्रचारित ज़्यादा किया था बजाय इसके कि वो हिंदू धर्म को प्रचारित करता। क्योंकि अगर हिंदू धार्मिक आस्थाओं को वहाँ पर प्रचारित करता तो उसका कनेक्शन सीधा सा भारत से हो जाता, लेकिन भारत से कनेक्शन काटने के लिए उसने इन चीज़ों को महत्व दिया। बाकी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो नेपाल दोनों ही चीज़ों के लिए भारत से जुड़ा हुआ है। वहीं गया, बिहार और पूरा रीजन वहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दोनों ही। लेकिन उसने जो प्रमोट किया चीन ने बौद्ध उसको प्रमोट किया, तो नो डाउट प्रधानमंत्री मोदी ने उसको भी काउंटर करने के लिए दोनों ही चीज़ों को एक प्रॉपर जगह दी। तो उसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कि सिंबोलिज्म एंड बियॉन्ड। तो इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का कोई कोर्स आप परचेस कर रहे हो तो आप रेफरल यूज़ कर सकते हो SHRI NATH 10। जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको अवेल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सिंबोलिज्म एंड बियॉन्ड को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू लुम्बिनी सर्व आ यूजफुल बट लिमिटेड पर्पस। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की जो लुम्बिनी में विजिट हुई, आपको मालूम होगा कि लुम्बिनी बौद्ध धर्म में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वहाँ की विजिट ने एक यूज़फुल पर्पस तो फुलफिल किया, लेकिन वो लिमिटेड पर्पस था। इंडियाज़ करंट रिजिम हैज़ अ पेंचेंट फॉर अ सिंबोलिज्म एंड द ऑप्टिक्स, अ टेंडेंसी दैट बिकम मोर प्रोनाउंस व्हेन द सिंबोलिज्म इज रिलीजियस। तो यहाँ पर इंडिया का जो करंट रिजिम है, तो यहाँ पर भारत के अंदर जो वर्तमान रिजिम है उसमें एक प्रतीकवाद की एक आपको प्रवृत्ति दिखाई देती है कहीं ना कहीं। उस प्रवृत्ति के अंदर जब आप रिलीजियस क्या कह सकते हैं आप, रिलीजन को जोड़ देते हैं, तो वो और एक प्रोनाउंस टाइप की और ज़्यादा गहरी हो जाती है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कहीं किसी देश की विजिट पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ का एक सिंबॉलिकली कनेक्शन ढूंढते हैं, और उसी दरमियान जब आप रिलीजन को भी जोड़ देते हैं, जैसे आप यूरोप गए थे। अब यूरोप में तो आपको मालूम है कि वहाँ क्रिश्चियन धर्म है, यहाँ पर भारत के अंदर हिंदू धर्म है, तो वहाँ तो यहाँ पर रिलीजन का कोई है वो नहीं है। लेकिन नेपाल के अंदर जब रिलीजियस आइडियोलॉजी सेम है, कहीं ना कहीं रिलीजियसली हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, चाहे हिंदू धर्म को लेकर हों चाहे बौद्ध धर्म को लेकर हों, तो वो जो प्रतीकात्मकता है वो और ज़्यादा क्या हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। जैसे यूरोप और डेनमार्क में जब गए, यूरोप के अंदर अभी गए थे, तो वहाँ पर तो जो हमारे कल्चरल लोग हैं, जो हमारे भारत के नागरिक वहाँ पर जाकर बस गए, उनके थ्रू एक कनेक्शन ड्रॉ होता है। और कुछ ऐसे, जैसे मान लो नॉर्वे के अंदर पहाड़ हैं, तो हम लोग ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई शिमला के अंदर है, मसूरी के अंदर इस टाइप की पहाड़ी एरिया हिल रीजन है, तो जिस टाइप का हिल रीजन यहाँ है वहाँ है, तो एक कल्चरल टाई इस टाइप से हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो रिलीजियस कल्चरल टाई जो होती हैं उससे चीज़ें क्या हो जाती हैं और हाईलाइट हो जाती हैं और स्पष्ट हो जाती हैं। सो इट वाज नॉट सरप्राइज दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड अ शॉर्ट विजिट ऑफ लुम्बिनी इन नेपाल ऑन बुद्धा जयंती। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली बात है कि इस प्रकार का कोई भी सरप्राइज़ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लुम्बिनी में नेपाल में बुद्ध जयंती के दिन विजिट किया, वो भी शॉर्ट विजिट थी ये।
Lumbini in Buddhist tradition is the birthplace of Gautam Buddha, and Mr. Modi, along with his Nepali counterpart, laid the foundation stone for the India इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट। तो यहाँ पर लुम्बिनी का जो लुम्बिनी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों स्थान रखता है? क्योंकि ये बर्थ प्लेस है किसका? गौतम बुद्धा का। और मिस्टर मोदी अलॉन्ग विथ नेपाली काउंटर पार्ट का होता है कि जो समकक्ष पावर में, मतलब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बुद्धिस्ट कल्चर। तो वहाँ पर बुद्ध जयंती के दिन लुम्बिनी में इंडिया ने किस चीज़ की आधारशिला की? इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। और ये जो लुम्बिनी के मोनेस्टिक जोन है, मोनेस्टिक मतलब लुम्बिनी के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ मठ हैं, कई मठ हैं, जैसे हमारा हरिद्वार हो गया, तो हरिद्वार में कई साधु संत हैं, उसी टाइप से लुम्बिनी में जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के संत साधु हैं, या जो भी उसको प्रैक्टिस करते हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा मठ हैं, और वहीं पर इन्होंने इस चीज़ की आधारशिला रखी। द सेंटर विल प्ले रोल चैलेंजिंग द प्रीपोर्डेंस ऑफ द चाइनीज स्पॉन्सरशिप। प्रीपोर्डेंस मतलब जो चाइना ने पहले से उस चीज़ को स्थायित्व करने की कोशिश की थी। प्रीपोर्डेंस ऑफ द चाइनीज स्पॉन्सरशिप ऑफ पेट्रोनेज एंड बुद्धिस्ट फेस्टिवल एंड इंस्टीट्यूशन इन दिस एरिया। तो यहाँ पर ये किसको चैलेंज करेगा? जो चाइना ने इस क्षेत्र में स्पॉन्सरशिप करके या जो भी है, और बुद्धिस्ट फेस्टिवल को या इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दिया था, एक कल्चरल टाई चाइना और नेपाल के बीच ड्रॉ करने के लिए। तो वही चीज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसी के समकक्ष उसको काउंटर करने के लिए ये चीज़ आगे बढ़ाई। इट कुड ऑल्सो भी हार्बिंजर ऑफ द, हार्बिंजर मतलब होता है अग्रदूत, या जो आगे बढ़ाने वाला या आगे ले जाने वाला, या कहें लीडर कह सकते हो। लीडर एग्जैक्टली लीडर यहाँ पर यूज़ नहीं होता, क्योंकि हार्बिंजर कई मामलों में यूज़ हो जाता है। तो it could also be harbinger of the focused development of the area into tourist and cultural hub for pilgrim and other visitor। तो यहाँ पर ये जो भारत ने किया है, ये अग्रदूत बनेगा किसका? एक फोकस्ड डेवलपमेंट मतलब समझ रहा हो ना, टूरिज्म के लिए जो डेवलपमेंट होगा वो वाला डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री वगैरह, नहीं। नेपाल के अंदर टूरिज्म डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, कल्चरल हब बढ़ाने के लिए, और जो तीर्थयात्री हैं जैसे बौद्ध धर्म के लोग कहीं अगर दूसरे देशों में, दूसरे देशों में रहते हैं, तो वहाँ पर वो जाके विजिट करें, और लुम्बिनी में उनके लिए इस प्रकार के कल्चरल एक सपोर्टिव कह सकते हो चीज़ें मिले वहाँ पर। तो ये चीज़ बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये एक अग्रदूत साबित होगा, ये वाला जो कदम है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो लिया है, जिससे टूरिस्ट को भी फ़ायदा होगा और जो तीर्थयात्री हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो दैट एंड PM विजिट वुड हैव बीन वेलकम बाय नेपाली काउंटर पार्ट। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट है उसका स्वागत किया गया किसके द्वारा? जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा, ठीक है। इस चीज़ का मतलब स्वागत किया जा रहा था। विद द PM also unequivocally asserting that Lumbini was the birthplace of Gautam Buddha, who was born as a Siddhartha. This should put rest needless retent in the India-Nepal relation, with some hyper-nationalist Nepali claiming that Indian government had different belief on the Buddha's origin। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पष्ट रूप से ये भी इस बात पर भी जोर दिया कि जो लुम्बिनी है वो किसका बर्थ प्लेस है? गौतम बुद्धा का। गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस है, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा। लेकिन यहाँ पर वो वाज बोर्न एज सिद्धार्थ, जो सिद्धार्थ की तरह पैदा हुए थे, बाद में गौतम बुद्ध बन गए। लेकिन दिस पुट टू रेस्ट नीडलेस रिटेंट मतलब बेवजह की अड़चनें पैदा करेगा इंडिया नेपाल रिलेशन के अंदर। क्यों पैदा करेगा? क्योंकि वहाँ पर जो हाइपर नेशनलिस्ट हैं वो इंडिया के जो पॉइंट हैं गौतम बुद्ध की जन्म को लेकर उसको नहीं मानते। कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके माइंड में विरोध रहता है। स्पष्ट रूप से तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन आपको मालूम होगा जो KP शर्मा ओली जो लास्ट प्रधानमंत्री थे, उनके दरमियान आपने नेपाल के अंदर एक अलग ही टाइप का राष्ट्रवाद का उदय देखा था, जो चीन के द्वारा प्रचारित था, चीन के द्वारा प्रमोट था। तो उस राष्ट्रवाद के अंदर जो भारत का जो क्लेम है कि गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए, उस चीज़ को
जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं वहाँ के, वो लोग उसको सिरे से खारिज करते हैं। तो ये चीज़ जो वहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो अल्ट्रा नेस्ट है, ऐसा तो है नहीं कि अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, जो राष्ट्रवादी है वहाँ के, वो बाहर चले गए हों नेपाल से, नहीं गए। तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस बात को पॉइंट करके हो सकता है विरोध करें। तो जब लोग विरोध करेंगे तो नो डाउट सरकार भी उसका समर्थन करेगी, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन के अंदर कहीं ना कहीं लोगों की ही भावनाओं को ध्यान में रखकर चीज़ें, नीतियाँ, रिलेशन, इन सब का निर्धारण होता है। तो हो सकता है ये बेवजह की अड़चनें पैदा करें इंडिया नेपाल रिलेशन के कारण। सम हाइपर नेपाली क्लेमिंग दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैड डिफरेंट बिलीफ इन बुद्धा ओरिजिन। तो यहाँ पर इनका जो राष्ट्रवादियों का या जो भी अल्टरनेशनलिस्ट है उनका यही मानना है कि जो बुद्धा का ओरिजिन है वो डिफरेंट है। दिस द विजिट ऑल्सो कोइंसाइड विद द साइनिंग ऑफ द MOU, द मोस्ट प्रोमिनेंट बीइंग द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अरुणा 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इस जो डील है उसके अंदर कुछ MOU भी साइन किए गए, जिन MOU के अंदर मुख्य रूप से डेवलपमेंट और उसके इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए बात कही गई, जिसमें अरुणा 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रमुख था। द PM विजिट फॉलो हिज काउंटरपार्ट शेर बहादुर देववाज ट्रिप इंडिया इन अप्रैल, विच थॉट रिलेशन आफ्टर सीरीज ऑफ कंट्रोवर्शियल स्टेप ऑन द कालापानी डिस्प्यूट। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट है, किसके बाद हुई? ये शेर बहादुर देववा जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे या काउंटर पार्ट थे, वो नेपाल के इंडिया आए। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया नेपाल का, और ये शॉर्ट विजिट थी। और ये उसके बाद एक कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के रिलेशन के लिए एक मधुर बात है, एक थोड़ी सी रिलेशन कहना चाहिए जो पिछले जो रिलेशन से फिर से पटरी पर आ रहे हैं। जो मिस्टर देववा के जो प्रेडेसर्स थे उनके दौरान ये रिलेशन कालापानी डिस्प्यूट को लेकर बेवजह में पैदा हुए थे, और ये किसके द्वारा प्रमोट थे? चाइना के द्वारा प्रमोट थे, क्योंकि पाकिस्तान ने उसी समय यहाँ पर गुजरात के लिए बेवजह अपना दावा करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई जूनागढ़ उसका वो है। यहाँ पर नेपाल अपना कालापानी डिस्प्यूट जो कि स्पष्ट रूप से कुछ वो था, तो वो नेपाल ने स्टार्ट कर दिया था कि भाई कालापानी का बेवजह डिस्प्यूट उसने रेस कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं एक, और उस वहाँ देख लो तो चाइना वहाँ पर कर ही रहा था, एग्रेशन दिखा ही रहा था। तो ये किसी एक बड़े राष्ट्र के द्वारा प्रायोजित एक कहना चाहिए षड्यंत्र था। अब लेकिन KP शर्मा ओली है नहीं, तो शेर बहादुर देववा है, तो उनके विजिट और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट नेपाल का होना थोड़े से रिलेशन में हमारी वापस से पटरी पर आ रहे हैं। मिस्टर मोदी स्पीच इन लुम्बिनी sought to highlight the strong cultural tie between the two countries with already share a special relationship। तो यहाँ पर मिस्टर मोदी की जो स्पीच हुई लुम्बिनी के अंदर, उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि भाई जो सांस्कृतिक टाई है, जो सांस्कृतिक संबंध है भारत और नेपाल के बीच में, जो कई मामलों में ऑलरेडी शेयर्ड है स्पेशल रिलेशनशिप, जो एक दूसरे के साथ स्पेशल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, सीमेंटेड बाय द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन इन 1950। तो यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत हुए, 1950 की जो ट्रीटी साइन की गई उसके द्वारा थोड़े से और ज़्यादा मजबूत हुए। देयर आर सेवरल इरिटेंट दैट हैव डेवलप्ड। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का सीधा सा कहना था कि 1950 में जो जो चीज़ें साइन की गई हैं भारत उसी चीज़ को फुलफिल करता है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना छोटी बात नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसलिए कहा क्योंकि जब कालापानी डिस्प्यूट रेज हुआ था तो उस समय भारत का मानना ये था कि जो 1950 में ब्रिटिश इंडिया, उस समय तो ब्रिटिश मतलब स्पष्ट रूप से शासन था किसका? भारत का ही था, लेकिन जो डिस्प्यूट था 1950 में इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि भाई जो पहले से जो नक्शा था ब्रिटिश काल के अंदर जितनी भी ट्रीटी थी उनको स्वीकार कर लिया गया, और उसके द्वारा जो भारत का भी रुख था कालापानी डिस्प्यूट को लेकर वो सही था। तो इसीलिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 1950 का जिक्र किया और ये कहा कि ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हम लोगों ने साइन की थी, उसके द्वारा जितनी जो सीमाएं थी वो निर्धारित कर दी गई थी। मतलब इनहेरेंटली ये चीज़ वहाँ की जनता को, वहाँ की सरकार को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कन्वे कर दिया कि भैया कालापानी डिस्प्यूट नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो है हम 1950 की ट्रीटी को
फॉलो कर रहे हैं, जिसमें वहाँ उस समय क्या होता था, नेपाल के अंदर राजा वाला शासन होता था कि भाई एक राजा होगा वही रूल करेगा, फिर उसके बच्चे रूल करेंगे, लोकतंत्रात्मक शासन नहीं था। तो 1950 का इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र किया। देयर आर सेवरल इरिटेंट, यहाँ पर कई और अड़चने हैं, दैट हैव डेवलप्ड स्ट्रेनिंग दिस रिलेशनशिप एंड फॉर नाउ देयर सीम्स टू बी कंसर्टेड attempt by both regime to return the Bohemic, with Indian government seeking to utilize religious diplomacy as a mean of emphasis the special relationship। तो यहाँ पर कई अड़चने आई, कई अड़चनों ने कहीं ना कहीं तनाव पैदा किया दोनों देशों के रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवा दोनों की एक दूसरे देशों में विजिट और फिर जो उनके द्वारा दी गई स्पीच इस चीज़ को मतलब प्रदर्शित कर रही हैं कि दोनों के दोनों फिर से एक बोहमिक मतलब एक खुश मिजाजी वाले रिलेशन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट सीकिंग टू यूटिलाइज रिलीजियस डिप्लोमेटी, और इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि जो रिलीजियस डिप्लोमेसी है उस चीज़ को एम्फेसाइज किया जाए, उन रिलेशन को जोड़ दिया जाए, जिससे भारत और नेपाल के रिलेशन सुधरे रहें। और नो डाउट रिलीजियसली भी हम लोग भारत और नेपाल बहुत ही एक हैं, चाहे बौद्धिक कल्चर को लेकर हों या फिर हिंदू ट्रेडिशन को लेकर हों। तो दोनों ही देश एक दूसरे के साथ रिलीजियसली भी बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं। बट देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंज इन नेपाल्स पॉलिटिकल इकोनॉमी, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि बहुत महत्वपूर्ण चेंज हुए हैं नेपाल की पॉलिटिकल, राजनीतिक और साथ ही साथ इकोनॉमी के अंदर। इन पर्टिकुलर सब्सटेंशियल रिडक्शन इन नेपाली यूथ डिपेंडेंट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि पॉलिटिकल में तो क्या चेंज हुए ये तो आप सब जानते हो, ठीक है, कैसे कहीं ना कहीं एक अल्ट्रा राष्ट्रवादी गुट पैदा हो गया है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी और जो अल्ट्रा राष्ट्रवादी युग है वो किसके द्वारा प्रमोट है, चाइना के द्वारा प्रमोट हो। चाइना के द्वारा प्रमोट है तो वो इंडियन वर्जन को या इंडियन वर्जन ऑफ नेपाली फ्रेंडशिप को स्वीकार कहीं ना कहीं नहीं करता या कोशिश करता है कि इंडिया नेपाल की दोस्ती ना रहे। और दूसरी तरफ जो नेपाल के यूथ हैं वो इंडिया की इकोनॉमी पर उस तरीके से डिपेंडेंट अब नहीं है जैसे कि पहले हुआ करते थे। बियॉन्ड द सॉफ्ट पावर एम्फेसिस ऑन कल्चरल टाई, इंडिया नेपाल रिलेशन नीड टू ग्रेजुएट टू मोर मीनिंगफुल पार्टनरशिप ऑन इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इशू। तो यहाँ पर एक सॉफ्ट पावर एम्फेसिस ऑन कल्चरल टाई, तो यहाँ पर सॉफ्ट पावर को जोड़ दिया गया। वर्तमान बजट को देखा जाए इन सबको तो सॉफ्ट पावर है, नो डाउट कल्चरल रिलेशंस ठीक हैं। गौतम वहाँ पर बौद्ध धर्म है, इंडिया के अंदर भी बौद्ध धर्म है, वहाँ पर हिंदू धर्म है, इंडिया के अंदर भी बौद्ध धर्म है, तो कल्चरल टाइट नो डाउट है। लेकिन इंडिया के लिए फोकस करना चाहिए, नीड टू ग्रेजुएट मतलब आगे बढ़ना चाहिए, उस चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। किस चीज़ को कि वो जो पार्टनरशिप है इंडिया और नेपाल के बीच में वो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से भी ज़्यादा पार्टनरशिप हो, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल इशू को लेकर भी भारत और नेपाल का रुख एक साथ एक स्वर में इंटरनेशनल लेवल पर सुनाई दे, मतलब इस लेवल की पार्टनरशिप होनी चाहिए। विद द इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूइंग टू रिटेन सब्सटेंशियल रोल एंड पार्टनरिंग द नेपाली रिजम इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इंडिया की जो कोशिश है कि वो नेपाल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक मुख्य पार्टनर बने और अपना एक अहम रोल निभाए, वो कंटिन्यू कोशिश कर रहा है। द चैलेंज is to utilize the return of Bohemic and Thai to refocus on work related to infrastructure development in Nepal, which include hydropower project, transportation and connectivity, and which could benefit the citizens of the adjoining state in India as well। तो यहाँ पर जो चैलेंज है, किस चीज़ को चैलेंज कि भाई यूटिलाइज़ कर पाएँ आप अपने खुश मिजाजी जो रिलेशन आपके फिर से बन रहे हैं उनको रीफोकस किस पर किया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है नेपाल के अंदर उस पर फोकस किया जाए। मतलब आपके जो संबंध कहीं ना कहीं थोड़े से तनावपूर्ण हो गए थे केपी शर्मा ओली के समय में, तो अब जो आप जो मतलब सॉफ्ट पावर को यूज़ करके या जो वर्तमान में आप उनके प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, आपके प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, तो इस प्रकार एक नॉर्मल वातावरण जो बन रहा है उस नॉर्मल वातावरण में इंडिया को रीफोकस होना चाहिए। किस चीज़ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पर काम करें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो उन पर काम करें, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी विच कुड बेनिफिट द सिटीजन, जो कहीं ना कहीं दोनों देशों के नागरिकों को भी मददगार होंगी, ऑफ एडजॉइनिंग स्टेट इन इंडिया एज वेल। और साथ ही साथ
जो भी एडजॉइनिंग स्टेट इन इंडिया है, एडजॉइनिंग मतलब वहाँ हो गया ना बिहार यार, वहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं मदद करेगा। सिम्बोलिज्म आफ्टर ऑल इट यूज़फुल ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो ये इनका कहना है कि जो आप सिम्बोलिज्म करके आए हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो सिम्बोलिज्म की तरह टाई बना के आए कि भाई हमारे यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, आपके यहाँ हम मठों में एक इंटरनेशनल लेवल पर एक बुद्धिस्ट काउंसिल की स्थापना कर रहे हैं जो इंडिया के द्वारा चलेगी या इंडिया द्वारा प्रमोट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म का जन्म जो इंडिया में हुआ। सारनाथ देखा होगा, वाराणसी के पास में है, गया आपने देखा होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो कल्चरल टाई है वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये कल्चरल टाई एक लिमिट, एक सीमा तक काम करती हैं। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपनी दखल या अपनी स्वीकार्यता नेपाल के अंदर बढ़ानी होगी, जिससे और रणनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में और राजनीतिक रूप में नेपाल हमारे साथ खड़ा हुआ दिखाई। तो ये आज का एडिटोरियल था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल। और अगर आपको एडिटोरियल खुद से भी पढ़ना है तो आप टेलीग्राम पर पहुँचिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी मैं इस एडिटोरियल को शेयर कर देता हूँ। तो आप खुद चाहो तो खुद भी अपने हिसाब से रीड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर टुडे।